दोस्तों, अगर मैं आज आपसे ये पूछूं कि इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कौन है जिसे चाणक्य कहा जा सकता है, उसकी रणनीति के सारे ही लोग कायल हैं। उसके पोल प्रेडिक्शंस बहुत सटीक होते हैं। खुद को गांधी के तरीके का रेवोल्यूशनरी कहता है। मोदी जी का भी मित्र है और राहुल गांधी का भी। बिहार की राजनीति में अपनी जनसुराज यात्रा से तहलका मचा दिया है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, M.K. स्टालिन, नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेताओं के साथ टॉप लेवल पर काम करता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। चलिए देखते हैं कि पीके की पॉलिटिकल समझ और राइज इन इंडियन पॉलिटिक्स को। All BJP chief ministers are literally competing to appear more hardliner than their predecessors. It is about having a more hardliner as the face and the leader of the dispensation called BJP. This could be the worst time for you to leave headquarters and go for a yatra. When you are needed at headquarters, you are in field. You see the BJP's effort and their organizational focus is completely on east and south. Opposition is not able to hold either their strong areas or get into the new areas where they need to work on. Ram, Dixit Bharat, Labharti, Hindutva, everything is now subservient to this brand Modi. पीके इंडियन पॉलिटिक्स में इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। इंडिया में ये टर्म कुछ सालों पहले पॉपुलराइज हुआ है। वेस्ट के स्टाइल और अंदाज पर इलेक्शन की रणनीति बनाना। आज के इस मेथड में कार्यकर्ता से ज़्यादा बड़ा रोल डाटा का होता है। ओबामा की इलेक्शन कैंपेन ने दुनिया में इलेक्शन कैंपेन्स की रूपरेखा ही बदल दी है। डाटा और सोशल मीडिया के इस्तेमाल इलेक्शंस जीतने के लिए कैसे किए जाएं, ये इलेक्शन कैंपेन ने सारी दुनिया को सिखाया। 2014 में मोदी जी ने पीके को अमेरिका से बुलाया और पीके ने उन्हें इलेक्शन जीतने में मदद की। आइए देखते हैं कि ये डाटा की समझ बचपन ही से प्रशांत किशोर को कैसे रही। उनका जन्म बक्सर में हुआ। बचपन ही से उनका ध्यान पढ़ाई में कम और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा रहा है। दिमाग तेज था, इसलिए कम पढ़ाई कर भी वो नंबर ला लेते थे। मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था और ये जाहिर बात भी है। नंबर्स और डाटा के साथ खेलना उन्हें बचपन ही से पसंद था। मैथ्स में अव्वल नंबर लेने के बावजूद भी वो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग या मेडिकल के ख्वाब देखने के बजाय जाकर स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन करते हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन वहाँ से बोर होकर वो बिहार वापस आ जाते हैं। 3 साल का गैप लेते हैं और ये गैप उनकी लाइफ का वो कहते हैं सबसे कठिन समय था। ये वो टाइम था जब प्रशांत किशोर टोटली खोए हुए थे, बहुत यंग थे और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मतभेद उनके होते थे। फिर वो अपना ग्रेजुएशन लखनऊ से पूरा करते हैं। इसके बाद डाउन साउथ आते हैं और हैदराबाद से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की इंडियन विंग में उन्हें जॉब मिलती है। बिहार के अंदर पोलियो वैक्सीनेशन में वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। WHO की पोस्ट पर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को वो रन करते हैं और यहीं पर उनकी मुलाकात अपनी फ्यूचर लाइफ पार्टनर से होती है, डॉक्टर जानवी दास से। बिहार के इस पोलियो अभियान में उनके एक्सेप्शनल वर्क को देखकर यूनाइटेड नेशंस के इंडिया कंट्री ऑफिस में उन्हें काम करने के लिए दिल्ली बुला लिया जाता है। यहाँ से यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। एक आइडियल जॉब, एक आइडियल पोजीशन और एक आइडियल सैलरी, और वो शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बाद यूनाइटेड नेशंस में उनको काम करने के कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वो अफ्रीका में जाते हैं और अफ्रीका में जाकर ग्राउंड वर्क करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि अफ्रीका में बहुत पॉवर्टी है, बहुत माल न्यूट्रिशन है, और इसी से वो प्रभावित होकर गुजरात स्टेट पर एक पेपर लिखते हैं माल न्यूट्रिशन पर। इस पेपर में एक ख़ास बात थी। ये पेपर बात कर रहा था इंडिया की सबसे डेवलप्ड स्टेट्स में कैसे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आम हुई है और उसके रीजंस पर ये एक रिसर्च थी। ये रिसर्च पीके की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला था। मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। वो इस पेपर को पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा जिस तरह से ये पेपर लिखा गया था उससे वो प्रभावित होते हैं और राइटर की खोज शुरू हो जाती है। यहीं से शुरू होता है पीके की लाइफ का एक नया सफ़र। वो गुजरात आ जाते हैं और मोदी की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। स्लोली वो गुजरात स्टेट में काम शुरू करते हैं। सोशल पॉलिसीज़ और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को भी वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। 2012 में आने वाले गुजरात इलेक्शंस पर उन्होंने
काम करना शुरू किया। उन्होंने मोदी को सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा करवाया, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल करके अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाए। हालांकि पीके खुद सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। इंस्टाग्राम करते हो कभी? नहीं, कभी नहीं देखते। वो इतना डिस्गस्ट से बोले ना आपने, नहीं कि ये कैसा सवाल पूछ रहे थे? है ही नहीं, देखते नहीं। मैंने आज तक अपना फेसबुक पे कोई, आपको एक बता दूंगा, मैंने जीवन में आज तक अभी फेसबुक पे एक पोस्ट नहीं डाला। मोदी की स्पीचेस को वो ड्राफ्ट करने लगे और इसी ने उनका ट्रस्ट जीता और मोदी ने पीके को 2012 के गुजरात इलेक्शंस का ऑफिशियली इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया। यहाँ से उनकी लाइफ का एक नया दौर शुरू हुआ इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर। 2014 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रहे। बिहार यूपी में मोदी जी के जो नाम लिखे जानो 2013 से पहले, वो हमरा से लाठी डंडा करे के तैयार बा। तारा बुझाता। इस तरह की पोस्ट और रोल इंडियन पॉलिटिक्स में आज से पहले कभी नहीं था और आगे जो होने वाला था वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ एक दशक में वो इंडियन इलेक्शंस पर ऐसे छाए कि उन्हें आज का चाणक्य कहा जाने लगा। मोदी गुजरात जीत लेते हैं। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई करता हूँ, क्योंकि लोग मानते थे कि दिल्ली अब खड़ा नहीं होगा, लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से फिर एक बार दिल्ली में कमल खिला दिया। अब 2014 की इलेक्शन टीम में भी उन्हें जोड़ दिया जाता है। मिशन था मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। पीके ने 2013 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG की शुरुआत की। ये एक इनोवेटिव काम था जिसमें एक आम आदमी भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता था। मोदी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स किए गए। चाय पर चर्चा, रन फॉर यूनिटी जैसे प्रोग्राम्स बहुत ही पॉपुलर हुए और इन प्रोग्राम्स ने और इन स्ट्रैटेजीज ने ब्रांड मोदी को एक पॉपुलर अपील दी। 2014 में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और यहीं से पीके कुछ मतभेदों के चलते उनसे अलग हो जाते हैं। पीके का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अभी स्टोरी बहुत बाकी है। इलेक्शंस के बाद 2014 नवंबर में वो नीतीश कुमार से मिलते हैं। दोनों की ज़बरदस्त केमिस्ट्री बन जाती है और वो नीतीश कैंप को ज्वाइन कर लेते हैं। 2015 के इलेक्शंस में उनकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ग्राउंड और इलेक्शन की समझ पीके को इतनी ज़्यादा थी कि वे बिहार को नीतीश बाबू के लिए जीत लेते हैं। आगे उनको बिहार गवर्नमेंट में एडवाइज़र फॉर प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बना दिया जाता है। अब वो गवर्नमेंट के अंदर काम करके ये बात समझते हैं कि एक आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में कई लेयर्स होती हैं। पॉलिसी डिसीजन बहुत ही डाइवर्स रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। अगले 2 साल वो बिहार में काम करते रहे और उसके बाद फिर इलेक्शंस में मानो जिसको हाथ लगाते उसकी नैया पार कर देते। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और MK स्टालिन, इन तमाम के साथ काम करके न सिर्फ उन्होंने जीत दिलाई बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक डिपेंडेबल चेहरा बनकर उभरे। नाम भी कमाया और इन्फ्लुएंस भी। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक पीक पॉइंट था जब उन्होंने वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद ये प्रेडिक्शन किया कि बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। In our assessment, they would struggle to cross triple digit, and I stand by that remark. If they do, I cease to exist as political aid to anyone. जबकि सारे ओपिनियन पोल्स बीजेपी की बम्पर जीत का प्रेडिक्शन कर रहे थे। दावा न सिर्फ सही बल्कि सटीक निकला और इसने पीके को पॉलिटिकल फ्यूचरोलॉजी के एक नए शिखर पर बिठा दिया। नाम और पैसा अब उनके पास था, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में नए पड़ाव पर जाना चाहते थे। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब वो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम नहीं करेंगे। I will quit this space any which way. You're Yes. quitting the space of doing this
election management or campaign strategy, whatever you call it? Yes, yes. I have no desire to continue in this space any longer. कांग्रेस को उन्होंने एक ऑप्शन के तौर पर देखा कि फॉर्मल पॉलिटिक्स को वो ज्वाइन करें। उन्होंने कांग्रेस के डेवलपमेंट और कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे सजेशंस बनाए। कहा जाता है कि 500 पीपीटीज का उनका एक प्रेजेंटेशन उन्होंने टॉप लीडरशिप से शेयर किया। कई मीटिंग्स हुई और मीडिया में ये चर्चा गर्म थी कि अब वो फॉर्मली कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे। वो कांग्रेस के अंदर इंडिया के इंक्लूसिव और गांधीयन आइडिया में को देख रहे थे, इसी में वो बिलीव करते थे और इसको वो रिवाइव करना चाहते थे। उम्मीद की जा रही थी कि वो अब कांग्रेस जल्द ही ज्वाइन करेंगे, मगर कुछ मतभेदों के चलते ऐसा होता नहीं है। वो कांग्रेस को ज्वाइन करने के आइडिया को क्विट कर लेते हैं और यहाँ से एक नया स्ट्रगल उनकी लाइफ का शुरू हो जाता है और वो निकल जाते हैं एक नए पड़ाव पर। जन सुराज अभियान, बिहार की पदयात्रा। इसका पूरा लक्ष्य है बिहार की जनता को जिताने के लिए ये काम शुरू किए हैं और अब मैं किसी दल का नेता का नहीं, बिहार की जनता का रणनीतिकार हूँ। जहां वो लोगों से गांव-गांव मिलकर अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनके एक्सपीरियंसेस ने उन्हें सिखाया कि जिन लीडर्स और पार्टियों को इलेक्शन में उन्होंने जीत दिलवाई, जिन दावों पर और जिन प्रॉमिसेस पर उन्हें जीत दिलवाई, वो कैंडिडेट्स जीतने के बाद उनको कुछ खास भाव देते हैं नहीं और जनहित के जो दावे वो करते हैं उनसे मुंह फेर लेते हैं और जिसका सबसे बड़ा नुकसान जनता को उठाना पड़ता है, जो निरंतर वंचित रहती है डेवलपमेंट से, रोजगार से, एजुकेशन से, हेल्थ फैसिलिटी से, बेहतर पर्यायों से। इसीलिए प्रशांत किशोर का ये अभियान एक जन जागरूकता का अभियान है जो पिछले 1.5 साल से वो बिहार में कर रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहा है। हम उन जैसे पॉलिटिशियन से ज़रूर उम्मीदें लगा सकते हैं कि अगर वो जीत कर आए और जनता ने उनके हाथ में बिहार दिया तो बिहार से बैकवर्ड स्टेट का टैग वो ज़रूर हटाएंगे। दोस्तों, हो कि आपको हमारा ये बायोग्राफी वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। डू subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.